नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके बारे में हम लोग सब पढ़ते हैं। हम लोग बचपन में उनके बारे में कई कहानियाँ सुनते आए हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं जानते कि उनका जो है कहने का मेन मोटिव क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी और आज के टाइम में उसका क्या रिलेवेंस है। मैं बात करना चाहता हूँ शहीद आजम भगत सिंह का। हम सब जानते हैं कि उनका जन्म पाकिस्तान के बंगा में जो है 1907 में हुआ था, मीन्स 27 सितंबर को। जब हम लोग भगत सिंह के बारे में जब हम लोग टोटल पढ़ाई करते हैं तो उनकी एक अपनी विचारधारा थी और वो बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मीन्स प्रेरित थे। उन्होंने खुद भी अपनी किताब जेल डायरी ऑफ भगत सिंह में लिखा है कि उन्होंने मीन्स लेनिन को ज़्यादा पढ़ा है, ट्रॉट्स्की को पढ़ा है, मार्क्स को उन्होंने कम पढ़ा है। लेकिन उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने भी अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाया है वो उनको ज़्यादा पढ़ते थे। और जब आप भगत सिंह की दूसरी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनके विचारधारा से क्लियर कट मीन्स आपको पता लग जाएगा कि उस इंसान का आखिर क्या था, मीन्स उनके जो होल मोटिव है वो कहना क्या चाहते थे। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो सोशलिस्ट विचारधारा से बहुत प्रेरित थे, मतलब जिसका ये कहना है कि सरकार जो है अपने जो मीन्स लोगों को जो है बच्चे की तरह ट्रीट करे और जितना से जितना अधिक सब्सिडी हो सके या दूसरे बेनिफिट्स हो सके उसको प्रोवाइड कर सके। एक जो उनकी दूसरी जो सबसे मेन बात है वो है इंटरनेशनलिज्म का। इसका ये मतलब होता है कि ये दुनिया चलता है इस तरीके से। आज भी हम पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें बिल्कुल ये देखना चाहिए कि अभी के टाइम रसिया में क्या हो रहा है, अभी के टाइम चाइना में क्या हो रहा है, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें, अगर हम वहाँ के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखें या इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखें तो हमको क्लियर कट पता लगेगा कि हमारे देश में क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रसिया को आज के टाइम में देखते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जिस दिन वो सत्ता से हटेंगे ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे, अपनी सत्ता बचाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया, जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट आया नहीं। कुछ महीनों पहले जो है उन्होंने 3 लाख सेना को जो है रिजर्व फोर्स के रूप में वहां भेजा। अब वो सैनिक वहां पे काम करने को तैयार नहीं है। वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हमको जाने नहीं दे रहे हैं, और उनकी पत्नी लोग जो है जब रसिया में ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारा हस्बैंड बीमार है उसको आने दीजिए, तो वहां पे उन लोग को ये दलील दिया जाता है कि 1945 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है अगर स्टालिन अपना सेना भेजता तो क्या उनकी पत्नी कहती कि मेरे पति को बुलवा लो। बात ये नहीं है, बात ये है वहां पे खुद रूसी महिलाओं ने कहा है कि इस बार तो रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। मतलब एक आदमी अपने सत्ता बचाने के लिए हर कुछ करने पे उतारू है। वही अगर हम चाइना को देखें तो चीन तो पहले से भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा है और वहां पे क्या है कि डिक्टेटरशिप है, लेकिन वहां पे एक दूसरे तरह का चीज है जो लोकल लेवल है ना, या दूसरे जो जैसे सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया या एजुकेशन सेक्टर हो गया, वहां पे जो लोकल जो गवर्नमेंट है उसका बहुत कंट्रोल होता है, इसलिए इन सब चीज़ों पे असर नहीं पड़ता। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ मीन्स पिछले ही साल उन्होंने कुछ कंपनी से कहा था कि आप जो है अपने टीम में जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर को रखिए। तो जब एक आप सरकारी आदमी को रख लीजिएगा तो हर डिसीजन जो है सरकार चाह रहा है। मतलब ऐसे करके कुछ दिक्कत आ रही थी, तभी तो $150 बिलियन जो है कैपिटल बाहर आया, जिसमें से अधिकतर डॉलर जो है, अधिकतर पैसा जो है वो वियतनाम चला गया या इंडोनेशिया चला गया। लगभग 57 कंपनी चाइना छोड़ी थी, जिसमें केवल 3 कंपनी भारत आई। उस तरीके से हम यूएस से देखते हैं। आप जब अमेरिका देखिएगा तो देखिए वहां पे कितना ताकत है। वहां की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। मैंने प्रेसिडेंट के सामने जब वो बोलती हैं तो लगता ही ऐसा नहीं है कि मीन्स एक राष्ट्रपति खड़ा है जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति है। मीन्स कितना आज़ादी है। हम ब्रिटेन में देखें तो हमने पिछले साल देखा था कि ऋषि सुनक जो है मीन्स जा रहे थे और ट्रैफिक पे जो है उन्होंने जो जरूरी मापदंड है कार में उन्होंने उसका फॉलो नहीं किया और उसको उनको जो है फाइन किया। तो कहने का ये मतलब कि जब हम दुनिया के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे देश में क्या है। कहीं हमारा देश भी जो लोकतंत्र खुद को कहता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कहीं वो टोटल बर्बाद तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज ही के दिन आप देखिए बिहार में जो है ईडी ने फिर लालू यादव को बुलाया। झारखंड में जो है सोरेन को, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको गिरफ्तारी की बात चल रही है। कभी बात आती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, कभी आता है कि ममता बनर्जी के जो भतीजा, मैंने ऐसे करके जितना भी अपोजिशन पार्टी है उसको हमेशा परेशान करते रहो, ईडी का रेड मरवाते रहो, इनकम टैक्स का रेड मरवाते रहो। टोटल का टोटल मीडिया जो है अपने कंट्रोल में है। मैं एक बार एक एनडीटीवी के एक स्टाफ से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो पहले वाली स्थिति नहीं है, अब हर कुछ बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी। क्योंकि उसका ऑनर अभी गौतम अडानी है जो कि नरेंद्र मोदी का बहुत सगा है, बहुत करीबी है, हम लोग जो सब जानते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग को हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहीं हमारा देश गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है,
कहीं 100 साल की लड़ाई हमारी बर्बाद तो नहीं होते जा रही है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक ही पार्टी का हर स्टेट में जो है मोनोपोलाइजेशन हो। अब आज का ही घटना देख लीजिए, बहुत डर लगने लग रहा है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचेगा भी नहीं बचेगा। लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर का, अरे गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करेगा? सरकारी नौकर अगर कुछ भी करें, उनको जो है तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वो अपना सत्ता बचाने के लिए जो है वो इस तरह का कुछ काम नहीं करते हैं। इसमें है कि जो यंग लड़के हैं, उन्हीं को जो है कुछ लिखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, और जो भी गलत लगे उसके बारे में जो है जरूर जो है, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से हो, उस बारे में जरूर कुछ कहना चाहिए। भगत सिंह का एक और जो फिलॉसफी है, वो जिस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, वो है इगालिटेरियनिज्म। इसका ये मतलब होता है कि चाहे जात के आधार पे, चाहे क्लास के आधार पे, चाहे रीजन के आधार पे, हमको किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना है। ये नहीं कि वो बिहारी है तो इसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाए, वो बंगाली है तो उसके साथ अच्छे से ट्रीट किया जाए, या हिंदी भाषी है तो हम महाराष्ट्र में जाए तो हमको लोग परेशान करें। यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उनका एक और फिलॉसफी जो हम लोग सब पढ़ते हैं, वो है एथिज्म, जिसको मानते थे। वो खुद ही लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उनके आर्टिकल में भी ये चीज उन्होंने लिखा। उनका कहना था कि अगर भगवान ही है तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग को बहुत ही गरीबी से गुजरना पड़ता है, और मीन्स उनके साथ हर तरह का कुकर्म हो जाता है। गरीबी ही दुनिया का पाप है, क्योंकि आदमी उससे उबरने में, बहुत लोग तो उबर नहीं पाते, और उस चंद पैसों के लिए आदमी जो है अपना सारा प्रतिष्ठा दांव पे लगा देता है। किसी को अपना शरीर बेचना पड़ता है, किसी को अपना ईमान बेचना पड़ता है। तो आज मेरा कहने का यही मतलब है कि आज भी भगत सिंह के इन विचारों को लोगों के सामने रखने का जरूरत है, युवाओं के सामने रखने का जरूरत है। और मैं तमाम युवा जो इस चीज मेरे वीडियो को सुन रहे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्रिकेट देखने में अपना समय मत गवाइए। ये क्रिकेट, ये टेस्ट मैच, ये आईपीएल, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। अगर आपको सिनेमा देखना, आप जरूर सिनेमा देख लीजिए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये क्रिकेट देखने में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया है, रील्स हैं। तो आप जो है अपना समय भारत के राजनीति में क्या चल रहा है उसको जानने में, गांधी को पढ़ने में, नेहरू को पढ़ने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ने में, भगत सिंह को पढ़ने में, और हमारा वीडियो देखने में लगाए, ताकि 2024 का चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही जरूरी चुनाव होने जा रहा है। और अगर ये चुनाव वापस से फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जीत गई, तो आप समझ लीजिए कि सो मतलब फिर बोलने पे तो ऐसे ही बहुत प्रतिबंध है। कोई भी, सारा मीडिया चैनल जो है गोदी मीडिया बन गया है, उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो कोई पेपर इनके बारे में नहीं लिखता है या इनके खिलाफ लिख देता है, जैसे कि हमने द हिंदू के बारे में पढ़ा है कि जब उसने राफेल पे लिखा था, तो खुद हिंदू के जो चीफ एडिटर थे एन राम, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 2 साल तक द हिंदू अखबार को फंडिंग करना बंद कर दिया था। तो अभी बहुत जरूरी है युवाओं को कि वो देखे कि क्या हमारा जो लोकतंत्र है वो बचेगा कि नहीं बचेगा, या राम नाम का जो ड्रामा चल रहा है और राम नाम के ही आड़ में रह के कहीं हमारे देश का टोटल जो लोकतांत्रिक चीज है वही तो ध्वस्त नहीं हो जाए, सभी इंस्टीट्यूशंस तो नहीं ध्वस्त हो जाए। अब हम लोग को इस बात पे बिल्कुल ही ध्यान देने की जरूरत है। अब हर युवा को भगत सिंह बनने की जरूरत है, अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, अपनी बातों को कहने की जरूरत है, गंभीर अध्ययन करने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।